प्यारे दोस्तों, साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन में आप लोगों का स्वागत है। ये कोर्स जैसे कि इसका नाम है साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन, तो हम इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स जो कंप्यूटर में यूज़ होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो जो रूपरेखा इस कोर्स की रहेगी वो इस तरीके से रहेगी कि साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन। ये कोर्स जो है ये हिंदी में बनाया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि कुछ शुरू के कुछ हफ्तों में 2 या 3 हफ्ते हम पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। पाइथन जो है काफ़ी आजकल अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है। एंड दिस जो पाइथन है वो काफ़ी यूज़फुल है और इजी है, आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो हम इसको बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे एंड पहले 2-3 हफ्ते हम पाइथन के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा पहला पड़ाव होगा वो पाइथन होगा, फिर उसके बाद हम जाएंगे बेसिक्स ऑफ साइंटिफिक कंप्यूटिंग। बेसिक्स ऑफ साइंटिफिक कंप्यूटिंग का मतलब है हम इसमें डिस्कशन करेंगे पहले कि एरर्स कैसे इन्वॉल्व होती हैं कंप्यूटिंग में, क्योंकि हम इसमें क्या करने वाले हैं, जो भी हम एल्गोरिथम्स बनाएंगे उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे कंप्यूटर में, तो उसमें कुछ एरर्स आती हैं, इनबिल्ट एरर्स, कुछ कंप्यूटेशनल एरर्स आती हैं। तो उन एरर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशंस हैं तो उनको कैसे सोल्व किया जाए। तो इक्वेशन मतलब जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस हैं। तो इन इक्वेशंस को अगर हमें कहा जाए कि भैया आप कैसे इसको रूट्स निकालते हैं, तो हम आपको पता है कि इसको अगर हमें रूट्स निकालना हो विद पेन एंड पेपर तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वेरियस मेथड्स, न्यूमेरिकल मेथड डिस्कस करते हैं। तो इक्वेशंस में हमारे पास आ जाएंगी पॉलिनोमियल्स, ट्रांसीडेंटल्स। इस टाइप की इक्वेशंस के हम रूट्स निकालेंगे और उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल मेथड्स डिस्कस करेंगे, उनकी एरर्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो काम करेंगे वो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब है कि अगर हमारे पास इस टाइप की कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, आपने इस टाइप की सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व की होंगी वेयर जहाँ पर मैट्रिक्स जो है वो 3x3 है या 2x2 है, पर अगर ये मैट्रिक्स 4x4 या हायर हो जाए डिमेंशंस की 10x10, 50x50, तो हमें पता है कि हमें कंप्यूटर में सॉल्व करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर में जो कंप्यूटर है वो कैसे सोल्व कर रहा है, जो कंप्यूटर है वो अप्लाई कर रहा है वेरियस मेथड्स, न्यूमेरिकल मेथड्स जो साइंटिफिक कंप्यूटिंग में यूज़ हो रहे हैं। तो उस जो मेथड्स हैं उनको हम यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ इक्वेशन। जो हमारे पास ax=b है, इस टाइप की इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे विद द न्यूमेरिकल मेथड्स। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा काम होगा वो होगा कि जो टर्म है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन एक साइंटिफिक वे है टू फाइंड आउट दैट
अगर हमारे पास कोई डेटा है और डेटा में कोई मिसिंग डेटा है, उस डेटा को हम कैसे फिल करें उस प्लेस को, तो उसके लिए हम इंटरपोलेशन का सहारा लेते हैं। और इंटरपोलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है फॉर द डेटा साइंस। जहाँ पर भी हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है और उस डेटा को हमने यूज़ करना है, तो इंटरपोलेशन जो है वो काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो हम इंटरपोलेशन डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन, उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में क्या है कि हमारे पास डेटा गिवन है, और डेटा आपको पता ही है कि हमारे पास जो डेटा होता है वो एक कॉलम की फॉर्म में गिवन होता है। तो जैसे हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स गिवन है, तो इस डेटा पॉइंट्स का अगर हमें कोई कहे कि इसका डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन हमें पता है कि वो तो एक फंक्शन का, एक कंटिन्यूस फंक्शन का, एक डिफरेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव ले सकते हैं हम। बट न्यूमेरिकल डेरिवेटिव कैसे लेना है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आजकल। जब भी आप डेटा से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे और उसमें अगर आपको रेट ऑफ चेंज देखना है, तो रेट ऑफ चेंज के लिए आपको उसके डेरिवेटिव्स लेने पड़ेंगे। तो इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट जो पार्ट है वो आएगा हमारे पास ऐसे ही, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। सो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में क्या है कि हमारे पास अगर कोई भी इंटीग्रेशन है, सपोज हमारे पास यही इंटीग्रेशन अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ जाए, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 से 2 के बीच में, तो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है कि बहुत हम ऐसे पेन और पेपर से नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम इसको, अगर हम इसको करने में असमर्थ हैं तो हम एक कंप्यूटर की हेल्प लेंगे। तो कंप्यूटर इसको कैसे सोल्व कर रहा है, तो कंप्यूटर इसमें मेथड्स लगा रहा है, एंड दैट मेथड्स भी जो हम डिस्कस करेंगे, और ये आएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। और बीच में हम थोड़ी अप्रोक्सीमेशन थ्योरी भी पढ़ेंगे कि हम कैसे अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम लीस्ट स्क्वायर मेथड्स भी डिस्कस करेंगे। लीस्ट स्क्वायर मेथड्स जो होता है वो डेटा फिटिंग के लिए यूज होता है कि हमारे पास डेटा है, उसमें हम अलग अलग टाइप के फंक्शन फिट करना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे लीस्ट स्क्वायर फिटिंग में। तो ये जो सब काम है, पहले तो हम पाइथन किया, उसके बाद जो भी हम ये सब काम करेंगे उसके साथ साथ हम पाइथन प्रोग्रामिंग भी करेंगे। तो अगर हमने कोई एल्गोरिथम डेवलप किया, सपोज इक्वेशंस का रूट निकालने के लिए, तो उसको हम क्या करेंगे, पाइथन में हम कोड को लिखेंगे और उसको कंपाइल करेंगे और उसकी आउटपुट डिस्कस करेंगे। आउटपुट के बाद हम दिखाएंगे कि कितनी एरर आई है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सारी विद द हेल्प ऑफ पाइथन हम करेंगे। बट जो पहला काम है वो पाइथन को सीखना है कि पाइथन जो है वो क्या चीज़ है। तो ये पाइथन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होंगी पहले, जैसे सी किया होगा, फोर्ट्रेन, सी प्लस प्लस, जावा, मैटलैब, तो ये सब जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आजकल जो है वो पाइथन लैंग्वेज काफ़ी यूज़ की जा रही है। क्यों? क्योंकि ये इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे मैटलैब है, तो मैटलैब जो हमने पहले किए हैं वो फ्री नहीं है, बट दैट इज आल्सो ए वेरी गुड लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ, और वो भी बहुत ईजिली हम उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और हमने किया है। तो हमारा जो दूसरा कोर्स है साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग मैटलैब, वो मैटलैब से बेस्ड है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी कभार आती थी बच्चों की कि हमारे पास मैटलैब नहीं है, हम कहाँ से उसको यूज़ करें। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक फ्री सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाए। तो हमने साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन, और वो भी हिंदी में हमने डिसाइड किया कि ये कोर्स हम स्टूडेंट्स के लिए दें। तो ये जस्ट आउटलाइन है। तो हमारा जो पहला आज स्टार्ट करते हैं तो हम पाइथन से स्टार्ट करेंगे। तो पाइथन के लिए सबसे पहला काम है कि हमें पाइथन कोड लिखना है। तो एक हमें कंपाइलर चाहिए जहाँ पर हम उसको राइट करेंगे और उसके बाद उसको कंपाइल करेंगे और उसकी आउटपुट देखेंगे।
तो उसके लिए हमने क्या किया है कि एनाकोंडा को डाउनलोड किया है। तो हम जो ये काम कर रहे हैं सारा तो जिप्टर नोटबुक में करेंगे, पर आप लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाइलर जो आते हैं उसमें कर सकते हैं। इवन जो गूगल का है कोलैब, उसमें भी आप कर सकते हैं। तो अब हमारा जो पहला काम है वो है पाइथन को स्टार्ट करना। तो पाइथन स्टार्ट करने के लिए हमने ऑलरेडी पहले से ही, ये हमारा एनाकोंडा नेविगेटर है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। बहुत सारी आपको वीडियोस में मिल जाएंगी कि इसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे स्टार्ट करना है। तो हमने एनाकोंडा को डाउनलोड किया हुआ है। दिस इज जो ये है बिल्कुल फ्री है। तो आप इसको एनाकोंडा को आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने कंप्यूटर में। और उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। तो जिप्टर नोटबुक अगर आप देखेंगे यहाँ, इसको यूज़ करेंगे हम। तो इस पे हम लॉन्च पे हम क्लिक करेंगे तो लॉन्च हो जाएगा ये। तो लॉन्च होने के बाद जो हमारा ये है, ये कंपाइलर है। तो हमने ये ओपन किया हुआ है। तो देखिए ये ऐसा दिखेगा कि जिप्टर और लेक्चर 1 हमने इसका नाम रखा है। और ये जो है इस प्लेस पे हम जो हमारा कोड है उसको राइट करेंगे, उसको कंपाइल करेंगे और इसी पे हम उसकी आउटपुट देखेंगे। तो इस सेंस में क्या है कि दिस जो ये सॉफ्टवेयर है, जो पाइथन लैंग्वेज है, ये वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल है। इसको हम बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसमें लिखा है कि लेक्चर 1 साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन इन हिंदी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि पाइथन में हम बेसिक्स कमांड्स पहले सीखेंगे कि पाइथन को कैसे यूज किया जाता है। तो पाइथन के लिए सबसे पहला जो है, अब देखिए इसमें मैंने लिखा है, तो इसको अगर मैं कुछ यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे मार्क डाउन करूँगा इसको और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि आज का लेक्चर है 1। और इसको अगर हमें कंपाइल करना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट और एंटर एन को दबाएंगे इकट्ठे, शिफ्ट और एंटर। तो ये कंपाइल हो गया। अब हमें इसमें सपोज कुछ लिखना है, तो मैं सपोज कोई चीज लिखता हूँ, कमांड लिखता हूँ प्रिंट। ठीक है, तो प्रिंट में मैं कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ। तो प्रिंट के लिए मैंने सपोज लिखा कि हेलो पाइथन, और मैंने ये सब लिखा इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में हम बताएंगे बाद में कि क्यों लिखना चाहते हैं। और इसको मैंने शिफ्ट और कंट्रोल दबाया, शिफ्ट और एंटर किया, तो ये देखो हेलो पाइथन लिखा हुआ आ गया। तो प्रिंट का मतलब होता है जो भी हम इसके अंदर लिख रहे हैं वो इस पे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम कुछ भी और लिख सकते हैं, प्रिंट, और इसमें हम लिख सकते हैं कि डबल कॉमास में भी लिख सकते हैं और सिंगल में भी लिख सकते हैं। दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर, और मैंने शिफ्ट किया, एंटर किया और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। तो ये प्रिंट करने के लिए होता है। ठीक है ना, तो इसमें हम ये प्रिंट करेंगे। अब जैसे मैंने डाउनलोड किया था ये सॉफ्टवेयर एनाकोंडा, उसमें हमने देखना है कि भैया ये जो है ये किस वर्जन में काम कर रहा है। वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है देखिए पाइथन 3, तो ये पाइथन 3 है, बट हम इसका वर्जन देखना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें लिखा import sys सिस्टम,
को इंपोर्ट किया और उसके बाद मैंने लिख दिया प्रिंट SYS, जो हमने इंपोर्ट किया था ना सिस्टम, उसमें जाके हमने देखा कि इसका वर्जन क्या है। तो हमने इसको देखा तो ये लिखा हुआ आ गया 3.12.7 एंड ये लिखा हुआ है पैकेज्ड बाय एनाकोंडा इंक, मेन अक्टूबर 4 2024 दिस टाइम। सो ऑल दिस थिंग्स, और 64 बिट में ये डाउनलोड किया गया कंप्यूटर में। तो ये सारा जो है इसका डेटा आ गया कि हमारे पास जो ये है पाइथन है उसका किस वर्जन में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वर्जन में काम करेंगे हमें पता चल जाएगा कि हमें किस वर्जन में इसका, हो सकता है कि पाइथन जो आपके पास एनाकोंडा वो पुराना हो तो उसका वर्जन थोड़ा पुराना भी हो सकता है, बट ये अप टू डेटेड जस्ट अपडेटेड वर्जन है 3.12.7। तो ये हमने इसको वर्जन को देख लिया। अब हम सपोज कोई भी काम करना चाहते हैं, जस्ट एडिशन ही करना चाहते हैं, तो मैंने 3+4 लिखा और एंटर किया, शिफ्ट करके एंटर, तो 7 आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करना चाहता हूं मैं, तो 12 आ गया। ठीक है, 3 को मैंने डिवाइड किया 2 से, एंटर किया तो 1.5 आ गया। तो ऐसे हम जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो इजीली कर सकते हैं। 3 की पावर 2 कर रहा हूं मैं, तो पावर के लिए हमें डबल स्टार लगाना पड़ेगा और एंटर करूंगा तो 9 आ गया। तो 3/2 अगर हम करते हैं, हमें पता है कि ये रियल नंबर देगा, तो इट इज 1.5 फ्लोटिंग पॉइंट टाइप नंबर है, और 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आएगा। तो ये जो हम कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करते हैं वो भी हम इस पे कर सकते हैं वेरी इजीली। इसमें हमें मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, जो भी आप कैलकुलेटर में कर रहे हो वो बहुत इजीली हम इसमें कर सकते हैं। आप बड़े बड़े कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 3 5 7 8 9 6, इसको हम मल्टीप्लाई करता हूँ किसी नंबर से और ये आंसर आ गया इसका। तो ये आपने कोई नंबर लिया, उसको डिवाइड किया काफ़ी बड़े नंबर से और रिजल्ट देखा तो 0.002 ये इसका आंसर आ गया। तो आप इसको कैलकुलेटर की तरह तो वेरी इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसको स्लोली अगर हम इसको देखें तो हमने देखना है कि किस किस टाइप से कमांड है। तो पहला जो काम हम करने जा रहे हैं इसमें वो होता है इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन का मतलब है कि स्पेसिंग का कैसे करना है। तो जहां पर भी जैसे आप देखेंगे इसमें ये आया 1 2 3 इस टाइप से आ रही हैं, तो ये इन है। इन मतलब इनपुट दिया हमने और आउटपुट आया। तो इसमें हम इनपुट देंगे और इसमें आउटपुट आएगा। और इसमें जो नंबर है वो नंबर है कि 9th इनपुट हमने ये दी, 8th इनपुट हमने ये दी। अब मैं सपोज यहाँ पर इनपुट नहीं देना चाहता, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, ड्रॉप डाउन करूँगा और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा मार्क डाउन। तो मार्क डाउन में ये इनपुट यहाँ से गायब हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे दैट विल बी जस्ट ए कमेंट, वो हमारी नॉलेज के लिए है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा मैंने इंडेंटेशन। ठीक है, तो इंडेंटेशन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो मैंने इसको शिफ्ट और एंटर किया तो यहाँ पर आ गया इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन का मतलब क्या है कि भैया कैसे स्पेसिंग करना है। जैसे एक लूप होती है इफ लूप, तो मैंने इफ लिखा और मैंने इफ के बाद लिखा सपोज 4 इज ग्रेटर देन 2, तो ये हमें पता है कि ये ट्रू है। उसके बाद मैंने क्या किया, नेक्स्ट कमांड में मैंने लिख दिया कि प्रिंट में मैं लिखता हूं, चलो ये लिख देता हूं, 4 इज ग्रेटर देन 2, ये मैंने लिखा और इसको मैंने एंटर कर दिया। तो आप देखिए इसमें क्या आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, सेल नंबर 10 लाइन 1 इफ 4 इज ग्रेटर देन, तो आया कि हमें
अनएक्सपेक्टेड जो है, एक्सपेक्टेड दिस वन, तो ये क्या करना है, यहाँ पर कॉलन लिखना पड़ेगा हमें। तो हमने कॉलन को लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने रन किया। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इंडेंटेशन एरर, एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन द लाइन 1। इसका मतलब लाइन 1 तो ये है, इसके बाद क्या है, हमें इंडेंटेड ब्लॉक करना है। तो जैसे आपको पता होगा कि इसका मतलब इंडेंटेड ब्लॉक का मतलब है कि अगर हमने यहाँ पर इफ स्टेटमेंट स्टार्ट की है तो नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड आएंगी उस ब्लॉक में, उस इफ लूप में, उसको हमने सेम लेवल पे ना रख के उसको स्पेसिंग देनी है। तो जैसे मैंने एक स्पेस दे दिया, तो अब ये एक स्पेस मतलब ये इंडेंटेड हो गया। अभी मैं इसको रन करता हूँ, फिर दोबारा से शिफ्ट एंड एंटर, देखिए लिखा हुआ आ गया कि 4 इज ग्रेटर देन 2। तो ये इंडेंटेशन, इसको एरर कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी फंक्शन में, या जैसे इफ लूप है इसमें हम काम कर रहे हैं, तो हमें सेम लेवल पे नहीं लिखनी है नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो उसके अंदर कमांड्स हैं। हमें उसके लिए एक स्पेसिंग या 2 स्पेसिंग भी दे सकते हैं। जैसे इसमें ही है, मैंने एक स्पेसिंग दिया था, 2 स्पेसिंग दे दिया मैंने, ठीक है। तो 2 स्पेसिंग किया मैंने, उसके बाद शिफ्ट और एंटर करेंगे तो फिर ये आ गया। तो एटलीस्ट हमें एक स्पेसिंग जरूर रखनी है उसमें। 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, तो ये सब, बट सेम लेवल पे इसको हम नहीं रख सकते। तो इसको हम कहते हैं इंडेंटेशन। जैसे मैंने लिखा कि इफ 4 इज ग्रेटर देन 3, ये लिखा मैंने एंड कॉलन लगाया, और उसके बाद मैंने लिख दिया प्रिंट फोर इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब इसमें हमने स्पेसिंग दिया। अब नेक्स्ट जो है, सपोज मैं लिख रहा हूं, इसको कंप्लीट कर दिया हमने। अब हमने क्या करना है, इफ स्टेटमेंट मैंने लगाया तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब सपोज मैं इसको अपने याद रखना चाहता हूं कि मैंने कितनी स्पेसिंग किया था, तो ये देखो इसमें कितना स्पेसिंग है, 1 2 3 स्पेसिंग है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे कि 3 स्पेसिंग, ये मैंने लिख दिया। ये हैश का मतलब होता है कि ये कमेंट्स हैं, ये अपने यूज के लिए हैं, इसको रन करेंगे तो इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट एक और लिखनी है कोई मुझे, ठीक है। तो मैंने लिखा प्रिंट, यहाँ पर ये लिखा मैंने कि हेलो, राइट, ये लिखा मैंने, और यहाँ पर मैंने सेम लेवल रखा, ठीक है, सेम स्पेसिंग। तो इसमें क्या है, सेम स्पेसिंग, और इसको मैंने रन कर दिया। तो लिखा हुआ आ गया 4 इज ग्रेटर देन 3 एंड हेलो। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों जो हमारी वो है वो काम कर गई हैं, राइट। तो इसमें जो इफ स्टेटमेंट था उसके अंदर जो हमने कमांड्स ली दोनों, तो दोनों कमांड्स को हमने इसी स्पेसिंग पे रखा है, ठीक है। तो इसी स्पेसिंग पे रखेंगे तो ये काम करेगा। अब मैं सपोज किसी ने क्या किया, ऐसे लिख रहे थे हम, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, बट मैंने स्पेसिंग जो है इसकी चेंज कर दी। तो इफ स्टेटमेंट है, उसके अंदर हमने कमांड्स लिखी, जो प्रिंट कमांड लिखी हमने, और दूसरी प्रिंट कमांड लिखी। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको रन कर दिया। तो अब क्या हुआ, फिर देखो इंडेंटेशन एरर आ गई, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। तो अनएक्सपेक्टेड इंडेंट का मतलब है कि अब पहले तो हमने जो स्टेटमेंट लिखी ये प्रिंट, इसमें तो हमने स्पेसिंग दी थी 3 की, बट नेक्स्ट में हमने क्या किया, उसका लेवल चेंज करके एक और स्पेसिंग दे दिया। तो ये क्या होगा कि इसमें इंडेंटेशन एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी स्टेटमेंट या फंक्शन यूज कर रहे हैं और उसके अंदर जो हम कमांड्स दे रहे हैं, तो सेम ही इंडेंटेशन पे होना चाहिए, सेम लेवल पे होना चाहिए।
तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं या फिर इसको भी सेम लेवल पे कर दूं ऐसे, तो जैसे मैंने इसको सेम लेवल पे किया और ये शिफ्ट एंड कंट्रोल करेंगे, शिफ्ट एंड एंटर, तो ये हमारा रन हो जाएगा और हमारा जो आउटपुट है वो हमें दिख जाएगा कि 4 इज ग्रेटर देन 3 लिखा था हमने और हेलो लिखा था। तो इस टाइप से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। और अब बस हमें ध्यान रखना है कि जो स्पेसिंग है, इंडेंटेशन है, वो सेम होनी चाहिए दोनों के बीच में। तो ऐसा करने पे हमारे पास जो आउटपुट है वो बिल्कुल सही आएगी। अब जैसे अभी मैंने हैश लिखा था, तो हैश जो होता है वो इसलिए होता है ताकि सपोज मैं अब कोई कमांड लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट में मैंने कुछ लिखा कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है, बट अब मुझे याद नहीं है कि ये प्रिंट कमांड किस लिए होती थी। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लिख लेता हूँ कि प्रिंट इज टू प्रिंट द स्टेटमेंट, जो भी अंदर स्टेटमेंट है ना। तो ये जो चीज लिखा मैंने हैश के बाद, इसका मतलब है कि ये मुझे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको कमेंट को लिख दिया, तो इसको हम कहते हैं कमेंट। ठीक है, तो इसको अब रन करेंगे तो ये प्रिंट, देखिए अब ग्रीन में हो गया ना। तो कभी कभार ऐसा हो जाए तो यू कैन रीस्टार्ट। तो हमने इसमें लिखा कि हेलो वर्ल्ड, ऐसे लिखा और मैंने कमेंट कर दिया वहां पर। दिस इज फॉर कमेंट, देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, बट दिस इज फॉर कमेंट ये नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि मैं अपने आप को बताना चाहता हूँ कि ये जो ये स्टेट प्रिंट है, दिस इज जस्ट फॉर कमेंट, मैंने हैश लगा के, या मैं यहाँ से हटा के ये लिख सकता हूँ कि प्रिंट कमांड इज फॉर आउटपुट डिस्प्ले, ये लिखा हुआ आ गया। तो अब मुझे याद रहेगा हमेशा कि जो प्रिंट कमांड है वो इस काम के लिए यूज होती है, डिस्प्ले करने के लिए यूज होती है। ठीक है, तो ऐसे हम कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, और हैश लगा के हम कमेंट्स को अपने यूज के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम ऐसे ही देखेंगे, तो ये जस्ट हमारे पास कुछ बेसिक्स कमांड है। अब हम देखते हैं कि भैया वेरिएबल कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं पाइथन में। तो इसके लिए हम मार्क डाउन करेंगे यहाँ पर, और यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स का मतलब है मैंने ऊपर कमेंट दे दिया कि ये वेरिएबल्स हम यूज करने जा रहे हैं। अब देखिए वेरिएबल्स क्या है, वो हमें पता है कि सपोज मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 5 लिख रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया x और उसकी वैल्यू मैंने दे दी 5। ठीक है, ऐसे ही y जो है मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया और उस वेरिएबल को मैंने दे दिया पाइथन। ठीक है, एक मैंने वेरिएबल डिफाइन किया z इज इक्वल टू 2.3। अब मैं क्या करता हूँ, इनको प्रिंट करके देखता हूँ। तो मैंने क्या किया, प्रिंट किया x, ठीक है, प्रिंट किया y और प्रिंट किया मैंने z, और मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद देखिए लिखा हुआ आ गया 5 पाइथन 2.3। अब 5 जो है आपको पता है कि ये एक इंटीजर फॉर्म है, तो x जो है वो इंटीजर है। y इज इक्वल टू पाइथन का मतलब है ये एक स्ट्रिंग है जो y को डिफाइन किया गया है, और z जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट है। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब इट इज इन द फ्रैक्शंस फॉर्म 2.3, तो उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म।
तो ये एक इंटीजर टाइप है। तो हम यहाँ पर अगर हम चेक करना चाहें तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अपने उसके लिए लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर कि जो ये है x इज एन इंटीजर, ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं y इज ए स्ट्रिंग, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया अपने हैश लगा के कमेंट करने के लिए, तो z इज ए फ्लोटिंग पॉइंट। एंड देन इसको हमने रन किया तो ये लिखा हुआ आ गया। अब हमें सपोज इसको लिख देखना है कि ये किस टाइप का क्या चीज़ है ये, तो मैं लिखता हूँ इसको प्रिंट, और इसका टाइप पता करना है मुझे कि ये जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है। तो मैंने x को डिफाइन किया और मैंने अंदर लिख दिया टाइप। तो प्रिंट का मतलब वो आउटपुट देगा, दिखेगा, हमें प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे। और टाइप x का मतलब है टाइप बता देगा कि x का टाइप क्या है। तो जैसे मैंने लिखा, देखिए लिखा हुआ आ गया क्लास इंट। तो जो ये पाइथन जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो इसमें हमने क्लासेस डिफाइन किए हैं। तो ये क्लास है इंट, इंटीजर फॉर्म है ये। तो ऐसे ही मैंने लिखा प्रिंट, और उसके बाद मैंने लिखा टाइप, और मैंने डिफाइन देखा कि y क्या आता है। तो इसको मैंने रन किया तो लिखा हुआ आ गया स्ट्रिंग। तो इट इज ए क्लास स्ट्रिंग, ठीक है। तो जो y है वो एक स्ट्रिंग को डिफाइन कर रहा है। ऐसे ही प्रिंट लिखेंगे हम, और इसके अंदर मैं लिखूंगा टाइप कि किस टाइप का है, और जो वेरिएबल का नाम है z है उसको मैंने इसमें किया और इसको कर दिया तो लिखा हुआ आ गया फ्लोट। तो इसका मतलब जो हमारे पास वेरिएबल z था उसको एक फ्लोटिंग पॉइंट के नाम से रिप्रेजेंट किया गया कि उसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो फ्लोटिंग होगी। ठीक है। तो ऐसे ही हम कोई भी वेरिएबल है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि वेरिएबल जो होगा किस टाइप से। अगर जैसे मैं एक और लेता हूँ, कोई मैं ले लेता हूँ वेरिएबल ले लेता हूँ z इक्वल टू, अब मैंने इसको डिफाइन किया 2 + 3j। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ले जा रहा हूँ। ठीक है। और मैंने यहाँ पर अपने यूज के लिए लिख भी सकता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। अब मैंने इसको टाइप देखना है इसका। अब देखो ये डिस्प्ले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको प्रिंट नहीं किया। तो मैं यहाँ पर सपोज प्रिंट कर देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट और टाइप के बाद मैंने जेड लिखा और इसको टाइप कर दिया, और नीचे मैंने लिख दिया प्रिंट जेड, ऐसे लिख दिया। तो एंटर किया और जैसे मैंने देखा तो लिखा हुआ आ गया क्लास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में है, और ये वैल्यू जो है 2 + 3j है। तो ये हमने टाइप से इसको पता चल गया कि ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म है। तो कॉम्प्लेक्स में आपको ध्यान रखना है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसको j से रिप्रेजेंट करना है। सो 2 + 3j का मतलब है रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है। और जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं i से, 2 + 3i, i मतलब होता है इमेजिनरी, बट पाइथन में हमें इमेजिनरी पार्ट को j से रिप्रेजेंट करना है। तो j विल शो यू दैट दिस इज 2 + 3, इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप इसको सपोज मैं कुछ और देता हूँ, x लिखता हूँ और लिखता हूँ 2 + 3i, जैसे मैंने ये लिख दिया, ठीक है, और एंटर करता हूँ तो सिंटेक्स आ रहा है इनवैलिड डेसिमल, सो i इज नॉट फॉर द इमेजिनरी नंबर हियर। तो ठीक है, तो इसको हम यूज नहीं कर सकते। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर शो करना है तो j की फॉर्म में ही रखना पड़ेगा। और अब जैसे हमने अभी इंटीजरल टाइप कर दिया, मैंने डिफाइन किया था स्ट्रिंग टाइप डिफाइन किया था, ये स्ट्रिंग आ गई। तो ऐसे ही हम स्ट्रिंग को
डबल कॉमास या इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं प्रिंट, अब मैंने इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखा है और लिखा है दिल्ली, और इसको मैंने लिख दिया। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं प्रिंट, और मैंने सिंगल कोमा में लिखा है पटना, सिंगल, और इसको रन किया तो दोनों लिखा हुआ आ गया। तो प्रिंट दिल्ली इज ए स्ट्रिंग, तो इसको हमने लिखा, और इन्वर्टेड कोमास सिंगल लें या डबल लें, दोनों की जो आउटपुट होगी वो सेम आएगी। सो दिस बोथ जो होंगे वो हम स्ट्रिंग माने जाएंगे। तो जो ये वेरिएबल नेम्स होते हैं ये भी केस सेंसिटिव होते हैं। अब जैसे मैंने x लिखा, तो x को मैंने लिखा 5, और उसके बाद मैंने कैपिटल X लिख दिया, और उसको लिखा मैंने दिल्ली लिख दिया उसको। अब ये भी x है और कैपिटल X भी है, और रन किया मैंने। अब मैं देखना चाहूँ कि ये क्या है, तो मैं लिखूंगा प्रिंट टाइप x, राइट, ये लिख दिया मैंने। अब मैंने लिख दिया प्रिंट टाइप कैपिटल X लिख दिया, एंटर किया। देखिए दोनों में लिखा हुआ आ गया कि जो स्मॉल x था पहला वो इंटीजर टाइप था और दूसरा स्ट्रिंग टाइप है। तो इसके लिए इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं यहाँ पर अपने यूज के लिए लिख सकता हूँ, मैंने हैश लगाया और उसके बाद लिख दिया कि वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। तो ये अब मुझे हमेशा याद रहेगा कि ये जो वेरिएबल नेम थे वो हमेशा ही केस सेंसिटिव थे। ठीक है, तो मैंने अपने यूज के लिए इसको याद रखा, और इसको मैं ऐसे छोड़ सकता हूँ, शिफ्ट और एंटर किया तो हमें पता चल गया कि ये जो वेरिएबल नेम्स हैं ये केस सेंसिटिव है। ठीक है ना। तो अब देखिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्रिंट लिख रहा हूँ। तो अब मैं थोड़ा प्रिंट कमांड को थोड़ा देखता हूँ कि इसको थोड़ा इजीली कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने देखा होगा कि मुझे बार बार ये सब कुछ लिखना पड़ रहा है। जैसे मेरे पास ऊपर मैंने लिखा कि ये मेरे पास प्रिंट x, प्रिंट y, प्रिंट z था, तो बार बार लिखना चाहिए कि एक ही बार में करना चाहिए। तो सपोज जैसे मैंने x को डिफाइन किया, x मैंने डिफाइन किया 10, ठीक है, और y को मैंने डिफाइन किया 3+4j, और XYZ को मैंने डिफाइन किया हरियाणा, ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद प्रिंट किया, तो प्रिंट में सपोज मैंने लिख दिया x कोमा स्पेस y कोमा स्पेस z। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो एक बार में ही प्रिंट करके सारे आ गए, और जो हमने स्पेसिंग छोड़ा था तो इन दोनों के बीच में स्पेस आ गया 10, फिर उसके बाद आ गया 3+4j, और उसके बाद हरियाणा आ गया। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं प्रिंट x कोमा y कोमा z, ये लिख दिया मैंने, तो ये आ गया कि सेम। तो अगर इसमें स्पेसिंग अगर हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे तो डजंट मैटर, ये जो आउटपुट है वो इस टाइप से हमारे पास आ रही है। तो इसमें क्या हुआ कि प्रिंट जो कमांड थी उसने इकट्ठे सबको तीनों को एक ही बार में प्रिंट कर दिया। इसका मतलब हमें क्या है कि बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे हम पहले कर रहे थे ना कि प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई, प्रिंट जेड, वही मतलब उसको रिपीट कर रहे थे बार बार। तो अब इसको हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है, एक ही कमांड में हम कोमा लगा के इसको सारा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रियल टाइप आ गया, मतलब फ्लोटिंग टाइप और इंटीजर टाइप और स्ट्रिंग टाइप और कॉम्प्लेक्स टाइप। तो हमें पता है कि इसी टाइप की वैल्यूज हम यूज करते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं।
अब हम देखना चाहते हैं कि वेरिएबल नेम्स कैसे लिख सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं कि वेरिएबल नेम्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूं कि वेरिएबल नेम जो होंगे वो किस टाइप से हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए वेरिएबल नेम्स में ऐसे नहीं कि कोई भी नाम हम रख सकते हैं, तो हमें देखना है कि भैया कौन से जो नाम है वो लीगल हैं। तो मैं पहले डिफाइन करता हूं लीगल वेरिएबल्स नेम। ठीक है, ये क्या क्या हो सकते हैं। अब जैसे मैंने लिखा माई वेरिएबल, ठीक है, माई वेरिएबल इज इक्वल टू, सपोज मैं लिखता हूँ IIT दिल्ली। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ माई, ठीक है, और वेरिएबल, ऐसे मैंने डिफाइन किया नाम। ये डिफाइन किया मैंने बिहार, ये डिफाइन कर दिया। थर्ड वाला मैंने किया माई वेरिएबल। ठीक है, इसको हम अंडरस्कोर कहते हैं, जो नीचे होता है, तो अंडरस्कोर यूज किया हमने। तो इसको मैंने डिफाइन कर दिया हेलो। ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा कि माई वेरिएबल इज इक्वल टू, अब मैं कुछ डिफाइन कर देता हूँ, एज। मैंने कोई डिफाइन करना था वेरिएबल नेम एज, तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। ठीक है, मैंने कैपिटल लेटर से कर दिया माई वेरिएबल, और मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया मार्क्स या नेम कर दिया। ठीक है, और मैंने लिख दिया माई वेरिएबल 5 इज इक्वल टू मार्क्स, ये मैंने डिफाइन किया। तो आप देखिए, अभी सेम वेरिएबल, मतलब वेरिएबल के नाम हमने ऐसे से लिखे हैं। पहले हमने माई वेरिएबल इकट्ठे लिख दिया, ठीक है, फिर अंडरस्कोर मैंने यूज कर लिया माई और वेरिएबल के बीच में। फिर मैंने तीसरे वाले में देखिए अंडरस्कोर से ही स्टार्ट किया। अब मैंने इसको रन किया, तो रन हो गया, इसका मतलब कोई एरर नहीं आई है इसमें। ठीक है ना, देयर इज नो एरर। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूं और प्रिंट करके देखूं अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर वेरिएबल ऐसे लिखूं और उसको प्रिंट करूं, तो हेलो लिखा हुआ आ जाए। इसका मतलब ये सारे जो नाम थे वो लीगली हम यूज कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स के लिए। ठीक है ना, तो इलीगली हम देखेंगे इलीगल क्या है। तो इलीगल में हम देखेंगे वेरिएबल नेम्स। तो इलीगल में हमें देखना है कि ये कौन से वेरिएबल नेम्स इलीगल हैं। तो पहला जो इलीगल का है कि ऐसा नहीं है कि उसको हमने किसी नंबर से स्टार्ट कर दिया। 5 माई वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिया इसको, ठीक है, और इसको लिख दिया नॉट ओके, राइट। या फिर मैंने माई लिखा और माइनस साइन जो होता है ना, ठीक है ना, उसको यूज किया और लिख दिया वेरिएबल, और इसको डिफाइन कर दिया मैंने दिस इज आल्सो नॉट ओके। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। या फिर मैंने स्पेसिंग छोड़ दी, माई वेरिएबल इज इक्वल टू,
नॉट ओके, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब जैसे मैं इसको रन करूंगा एरर आ गया। सो एरर इज शोइंग दैट this 5 my variable is not defined invalid decimal literal, राइट। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, तो ये नो मतलब अलाउड नहीं है। ठीक है, दिस इज आल्सो नॉट अलाउड। अगर मैं इसको यहाँ से मैंने हैश किया और इसको कमेंट लगा दिया, अब रन किया तो अब लिखा हुआ आ गया माई वेरिएबल इज आल्सो नॉट अलाउड। ठीक है ना, माई वेरिएबल को मैंने ऐसे किया फिर रन किया तो ये लिखा हुआ आ गया कि स्पेसिंग इज आल्सो नॉट अलाउड। तो ऑल दिस थिंग्स आर नॉट अलाउड व्हेन वी आर गोइंग टू डील विद ये जो वेरिएबल नेम है हमारे, इसको हम डील करने वाले हैं। तो जो वेरिएबल नेम है हमें ध्यान से रखना है कि वेरिएबल नेम कैसे रखा जाए। ठीक है, तो वेरिएबल नेम जब हम लार्ज प्रोग्रामिंग करते हैं तो वेरिएबल नेम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो इसलिए वेरिएबल नेम को रखने में काफ़ी ध्यान दिया जाता है, और इसको कैसे रखना है वो हम इसको मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि हमें क्या यूज़ करना है उसका, उस यूज़ के हिसाब से हम रखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो वेरिएबल नेम है इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब वेरिएबल नेम कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारे वेरिएबल हमें डिफाइन करने हैं, तो उनके वेरिएबल्स के नाम हम कैसे रख सकते हैं, किस टाइप से रख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया वेरियस फॉर्म्स ऑफ वेरिएबल नेम्स। ठीक है, वेरिएबल नेम्स मतलब इसमें अब एक वेरिएबल नेम नहीं है, मल्टी वर्ड्स हैं, मल्टी वर्ड्स। उसको कैसे यूज करना है, तो इसको मैं मार्क डाउन करूंगा यहाँ पर और इसको एंटर कर दूंगा। अब देखिए, इसको सपोज मैंने वेरिएबल नाम दिया काफी बड़ा, कि मैंने डिफाइन किया दिस, अब दिस लिख दिया मैंने, तो मैंने डिफाइन कर दिया सपोज दिस कोर्स नेम। अब देखिए मैंने इस टाइप से लिखा, इसमें क्या हुआ कि जो पहला सेंटेंस है, पहला वर्ड है दिस, उसका तो स्मॉल लेटर्स हैं, उसके बाद कोर्स लिखा मैंने तो उसका कैपिटल सी कर दिया और नेम कैपिटल एन कर दिया, और इसको मैंने डिफाइन कर दिया, सपोज मैंने डिफाइन कर दिया साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन, ये मैंने डिफाइन कर दिया। तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग जो है जनरेट होगी, उस वेरिएबल का नाम है दिस कोर्स नेम। अब देखो तो इसके में हम क्या हो रहा है कि पहला स्मॉल है और उसके बाद हर एक जो लेटर्स हैं वो बड़े से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको हम नाम देते हैं और इसको हम कहते हैं कैमल केस, कैमल केस कहा जाता है। तो एंटर करूंगा तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है ना, तो दिस कोर्स नेम, तो यहां से मुझे याद रहेगा कि मैं किसी कोर्स नेम से के रिलेटेड बात कर रहा हूं, तो मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि दिस कोर्स नेम। ठीक है ना, तो यहां पर आ गया। अब उसके बाद इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस, दिस लिखा मैंने, कोर्स नेम, ये लिख दिया मैंने दिस कोर्स नेम। ठीक है, और इसको मैंने डिफाइन कर दिया ऐसे ही, मैंने इसको कॉपी कर लेता हूं और मैंने यहां पर इसको डिफाइन कर दिया ये। तो ये इसमें क्या किया मैंने कि हर एक जो वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल से शो किया और उसके बाद स्मॉल लेटर्स। सो दिस कोर्स नेम, तो इसको हम कहते हैं पास्कल केस, पास्कल केस।
तो ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो तीसरा आता है वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस अंडर, जो अंडरस्कोर आ गया उसके बाद मैंने डिफाइन कर दिया, फिर अंडरस्कोर नेम, इस टाइप से भी लिखते हैं। तो इसमें इसको हम कहते हैं स्नेक केस। तो दिस इज आल्सो अलाउड, और इसको हम यूज करते हैं क्योंकि बाद में हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें बहुत सारे वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हमें वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। तो ये वेरिएबल डिफाइन जो है हम इस टाइप से करते हैं मोस्टली। तो ये कैमल केस भी हो सकता है, पास्कल केस भी हो सकता है, और स्नेक केस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो है ये आ गई। तो अगर मैं इसको अब प्रिंट भी करूं कि प्रिंट, और सपोज मैं लिखता हूं दिस कोर्स नेम, ठीक है ना, इस वेरिएबल को प्रिंट कर दिया तो ये लिखा हुआ आ गया। तो हमने क्या किया, प्रिंट किया इस वेरिएबल का नाम क्या है, दिस कोर्स नेम। तो उसके अंदर जो भी आउटपुट थी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। वो क्या था, वो एक स्ट्रिंग था, उसकी वैल्यू एक स्ट्रिंग से डिफाइन की गई थी जिसका नाम था साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन। तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसमें प्रिंट कमांड यूज की है। तो आज फिर हम यहीं तक करेंगे, और इसको आप क्या कर सकते हो, इसको सेव भी कर सकते हो, और इसका नाम यहाँ पर आप क्लिक करके कुछ भी रख सकते हैं। तो जैसे मैंने लेक्चर 1 रखा है, तो आप इसको नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं, और इसको सेव करके अपनी एक अलग से जो फोल्डर है वो बना लीजिए, जिसका नाम रख दीजिए कि पाइथन कोड फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग, या अलग डेस्कटॉप पे बना सकते हैं, और उसमें इसको सेव कर दीजिए और इसका नाम दे दीजिए लेक्चर 1, या वो आपके हिसाब से है कि आप कुछ भी दे सकते हैं। तो आज हम यहाँ तक रुकेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इस कंटिन्यू करेंगे। तो हाँ, जो आज हमने काम किया है वो पाइथन की जस्ट बेसिक्स क्या होते हैं, कैसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं, कैसे हम उसको कंपाइल कर सकते हैं, किस कंपाइलर का हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें इसी से रिलेटेड हम आगे के पाइथन की कुछ और कमांड सीखेंगे और उसको करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।